क्या होगा अगर मैं कहूं हमारा आज का विज्ञान, राजनीति, नैतिकता, हमारा तर्क, यहाँ तक कि दुनिया को समझने का तरीका, ये सब किसी एक ही आदमी के दिमाग से जन्मा था। एक ऐसा आदमी जो न सैनिक था, न राजा, न देवता, सिर्फ एक इंसान जो सवाल पूछने में इतना खतरनाक था कि उसने पूरे विश्व के ज्ञान की दिशा बदल दी। ऐसे ही थे एक दार्शनिक, उनका नाम था अरस्तु। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व यूनान के स्टोगिरा शहर में हुआ था। अरस्तु को पश्चिमी दर्शन का महासागर कहा जाता है, क्योंकि उनका ज्ञान का दायरा बहुत विस्तृत था। वे न केवल एक महान दार्शनिक थे, बल्कि एक वैज्ञानिक, तार्किक विचारक और राजनीतिक दर्शन के निर्माता भी थे। अरस्तु प्लेटो के प्रसिद्ध शिष्य थे और उन्होंने अपने गुरु से बहुत कुछ सीखा, लेकिन आगे चलकर वे अपने स्वतंत्र विचारों के लिए जाने गए, जो प्लेटो के विचारों से अलग थे। अरस्तु का सबसे बड़ा शिष्य अलेक्जेंडर द ग्रेट था, जो इतिहास का एक महान योद्धा और विजेता माना जाता है। अरस्तु ने सिकंदर को न केवल दर्शन सिखाया, बल्कि उसे जीवन के हर पहलू के बारे में ज्ञान दिया। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अरस्तु का जीवन कैसा था, उनके गहरे दार्शनिक विचार क्या थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, कैसे वे इतिहास के सबसे शक्तिशाली योद्धा सिकंदर महान के शिक्षक बने। चलिए शुरू करते हैं। अरस्तु का जन्म एक चिकित्सक परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम निकोमाकस था, जो मैसेडोनिया के राजा के व्यक्तिगत चिकित्सक और प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। अरस्तु की माता का नाम फेस्टिस था। चिकित्सक परिवार में जन्म लेने के कारण बचपन से ही अरस्तु को जीव विज्ञान और चिकित्सा और प्रकृति की गहरी समझ मिली। उनके पिता उन्हें प्रकृति को देखना, अध्ययन करना और समझना सिखाते थे। जब अरस्तु मात्र 17 वर्ष के थे, तो उन्हें प्लेटो की प्रसिद्ध द अकेडमी में दाखिला मिल गया। यह वह समय था जब प्लेटो की अकेडमी एथेंस की सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान का केंद्र थी। अरस्तु ने प्लेटो के साथ 20 साल तक अध्ययन किया और उनसे दर्शन, तर्कशास्त्र और विज्ञान की गहन शिक्षा प्राप्त की। अरस्तु में अपने गुरु से अलग सोचने की हिम्मत थी। जहां प्लेटो आदर्श दुनिया की बातें करते थे, वहीं अरस्तु असली दुनिया को देखना चाहते थे। वे कहते थे कि प्रकृति को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे अपनी आंखों से परखो। इसी विद्रोही सोच के कारण अरस्तु आगे चलकर विज्ञान और तर्क के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाए। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह है कि 20 साल तक प्लेटो के साथ पढ़ने के बावजूद अरस्तु की सोच उनसे इतनी अलग कैसे हो गई। आइए अब यही फर्क समझते हैं। दोस्तों, प्लेटो कहते थे कि असली सच्चाई एक आदर्श दुनिया यानी आइडल वर्ल्ड में छिपी है, जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ अपने दिमाग से समझ सकते हैं। वे मानते थे कि यह भौतिक दुनिया सिर्फ उस आदर्श दुनिया की छाया है। लेकिन अरस्तु ने इस विचार को चुनौती दी। वे कहते थे, नहीं, सच्चाई हमारे चारों ओर है, हमारी आंखों में, हमारे हाथों में, प्रकृति में। अरस्तु के लिए एक पत्ती, एक पक्षी, एक पत्थर, सब कुछ अध्ययन के योग्य था। अरस्तु कहते थे, सच्चाई को समझने के लिए हमें अवलोकन करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए और तर्क करना चाहिए। अपने गुरु से अलग सोचने की वजह से अरस्तु ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उन्हें इतिहास का पहला वैज्ञानिक बना दिया। आखिर वो कदम क्या था, आइए जानते हैं। प्लेटो की मृत्यु के बाद अरस्तु के लिए नई दुनिया खुल गई। वे प्लेटो की अकेडमी छोड़कर बाहर निकल गए, क्योंकि उन्हें लगा कि सच्ची सीख प्रकृति को देखने से ही होगी। अरस्तु ने एथेंस को अलविदा कहा और एशिया माइनर की ओर निकल पड़े। यहां वे लंबे समय तक रहे और हर चीज को गहराई से अध्ययन करने लगे। वे समुद्र के किनारे बैठते, जलीय जीवों को देखते, पेड़ पौधों की संरचना को समझते
और पशुओं के व्यवहार को नोट करते थे। अरस्तु इन यात्राओं में एक कलेक्टर की तरह काम कर रहे थे। वे बीमारी, जन्म, मृत्यु, पोषण सब कुछ अध्ययन करते थे। वे लिखते, सवाल पूछते, नए तरीकों से प्रकृति को समझने की कोशिश करते। इसी वजह से अरस्तु को इतिहास का पहला आधुनिक वैज्ञानिक माना जाता है। दोस्तों, प्रकृति को समझना अरस्तु की पहली यात्रा थी, लेकिन उनकी दूसरी यात्रा एक राजा को गढ़ने की थी। आप जानते हैं कैसे अरस्तु एक साधारण शिक्षक से अलेक्जेंडर द ग्रेट के गुरु बन गए। उस समय ग्रीस के मैसिडोनिया के राजा फिलिप द्वितीय थे। उन्होंने अपने बेटे की शिक्षा के लिए साधारण शिक्षक नहीं, बल्कि उस समय के सबसे बड़े दार्शनिक अरस्तु को चुना। अरस्तु ने युवा सिकंदर को कई सालों तक पढ़ाया। माना जाता है कि लगभग 7 से 13 साल तक वे उसके गुरु रहे। इस दौरान अरस्तु ने सिकंदर को सिर्फ युद्ध की रणनीति और तलवार चलाना ही नहीं सिखाया, बल्कि राजनीति, नैतिकता, नेतृत्व, दर्शन, साहित्य और प्रकृति को समझने की नजर भी दी। कहा जाता है कि सिकंदर ने दुनिया जीतने की कला तो अपनी सेना से सीखी, लेकिन दुनिया को समझने की कला अपने गुरु अरस्तु से सीखी। बाद में जब सिकंदर आधी दुनिया फतेह कर चुका था, तब भी वह अपने साथ अरस्तु के विचार, उनकी किताबें और उनकी सीख लेकर चलता था। जब सिकंदर महान अपनी जीतों की ओर बढ़ रहा था, तब उसी समय अरस्तु अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण नींव रखने वाले थे। आखिर क्या था वो काम जिसने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया? आइए जानते हैं। दोस्तों, अरस्तु की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक था उनका बनाया हुआ स्कूल, जिसे लीसियम कहते थे। यह उन्होंने एथेंस से वापस लौटने के बाद शुरू किया। यहीं से उन्होंने अपनी खुद की विचारधारा को पूरी तरह आकार दी। इस स्कूल की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि अरस्तु अपने छात्रों को बैठाकर नहीं, बल्कि चलते चलते पढ़ाते थे। वे बगीचे और रास्तों पर टहलते हुए सवाल पूछते, समझाते और चर्चा करते थे। इसी वजह से उनके शिष्यों को पेरिपेटेटिक्स कहा जाने लगा, जिसका अर्थ होता है चलते फिरते सोचने वाले। लीसियम सिर्फ पढ़ने की जगह नहीं थी, बल्कि यह एक तरह की रिसर्च लैब थी। यहाँ अरस्तु और उनके विद्यार्थी पौधों, जानवरों, खगोल, राजनीति, तर्क और भाषा, हर चीज पर व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करते थे। कई लोग मानते हैं कि यहीं से पहली बार साइंटिफिक रिसर्च यानी वैज्ञानिक शोध की सही शुरुआत हुई। दोस्तों, लीसियम ने अरस्तु को एक शिक्षक और वैज्ञानिक बना दिया, लेकिन उनकी असली पहचान उनकी लिखी कृतियों में छिपी है। आखिर उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी जो आज भी दुनिया को दिशा देती है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अरस्तु की किताबें उनके दिमाग की असली ताकत दिखाती है। माना जाता है कि उन्होंने करीब 200 ग्रंथ लिखे, जिनमें से लगभग 30 ग्रंथ आज भी उपलब्ध हैं। इन रचनाओं ने नैतिकता, राजनीति, विज्ञान, साहित्य, तर्क, हर क्षेत्र की बुनियाद को हिला दिया। तो चलिए दोस्तों, अब एक एक करके जानते हैं कि अरस्तु ने किन महान रचनाओं के जरिए दुनिया को नया दृष्टिकोण दिया। दोस्तों, उनकी पहली रचना है निकोमेखियन एथिक्स। यह किताब एक सीधा सवाल पूछती है, इंसान का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? अरस्तु का जवाब है सच्ची खुशी। लेकिन उनके लिए खुशी का मतलब सिर्फ मजे लेना नहीं है, बल्कि ऐसा जीवन जीना है जिसमें इंसान अपने चरित्र को बेहतर बनाता है। उनकी दूसरी रचना है पॉलिटिक्स। इस ग्रंथ में अरस्तु पूछते हैं आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। वे मोनार्की, अरिस्टोक्रेसी, पॉलिटी, डेमोक्रेसी जैसे अलग अलग शासन रूपों को विश्लेषण करते हैं। वे लोकतंत्र की आलोचना भी करते हैं और उसके अच्छे पक्ष भी बताते हैं। इसी किताब में राजनीति को पहली बार एक गंभीर वैज्ञानिक विषय की तरह समझाया गया। उनकी अगली रचना है मेटाफिजिक्स। यह किताब अस्तित्व, कारण और वास्तविकता पर गहरी चर्चा करती है।
अरस्तु यहाँ सवाल उठाते हैं, जो चीजें हैं वे आखिर हैं क्यों, उनका कारण क्या है। यहीं से उनके प्रसिद्ध 4 कारणों वाला विचार निकलता है। उनकी अगली रचना है पोएटिक्स। दोस्तों, अगर आप कहानी, फिल्म या ट्रेजेडी समझना चाहते हैं तो यह किताब सोने की खान है। इसमें अरस्तु बताते हैं कि एक अच्छी कहानी कैसी होनी चाहिए। ट्रेजेडी में नायक का गिरना हमें रोचक क्यों लगता है और कैसे कहानी हमारे अंदर डर और करुणा जागकर हमें शुद्ध करती है। उनकी अगली रचना है रेटोरिक। यह किताब भाषा, तर्क और बोलने की कला पर है। इसमें अरस्तु दिखाते हैं कि कैसे तर्क रखकर, उदाहरण देकर और भावनाओं को समझकर हम दूसरे लोगों को समझा सकते हैं। आज की पब्लिक स्पीकिंग, डिबेट और कम्युनिकेशन स्किल्स की जड़ें यहीं तक जाती हैं। अगली रचना है हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। यह अरस्तु की विज्ञान की दुनिया में मास्टर क्लास है। इसमें उन्होंने 500 से ज्यादा पशुओं के शरीर, आदतों और जीवन चक्र का वर्णन किया। इसीलिए बहुत से लोग उन्हें जीव विज्ञान का शुरुआती वैज्ञानिक मानते हैं। दोस्तों, उनकी अंतिम रचना है फिजिक्स। इस ग्रंथ में अरस्तु ने ब्रह्मांड, गति और समय के बारे में अपने विचार लिखे। उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि चीजें कैसे चलती हैं, क्यों गिरती हैं और प्रकृति किन नियमों से चलती है। भले ही बाद में आधुनिक विज्ञान ने उनकी कई बातें सुधारी, लेकिन शुरुआत की चिंगारी यहीं से उठी थी। दोस्तों, अरस्तु की कहानी सिर्फ उनकी किताबों तक सीमित नहीं थी। असली जादू तो उनके उन दार्शनिक सिद्धांतों में है जिन्होंने पूरी मानव सोच को नया आकार दिया। तो चलिए अब उनके दर्शन की गहराई में उतरते हैं। अरस्तु का दर्शन इतना व्यवहारिक और गहरा है कि इसे आज भी हर क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है। आइए उनके कुछ मुख्य दार्शनिक सिद्धांतों को आसान उदाहरणों के साथ समझते हैं। उनका पहला दार्शनिक सिद्धांत है 4 कॉजेज यानी 4 कारण सिद्धांत। कल्पना कीजिए, आप एक मेज को देख रहे हैं। आपका दिमाग पूछता है, यह मेज आखिर बनी क्यों है। इस पे अरस्तु कहते हैं कि इसके 4 जवाब हो सकते हैं। पहला, मटेरियल कॉज यानी भौतिक कारण। यह किस चीज से बनी है? जवाब होगा लकड़ी से। दूसरा, फॉर्मल कॉज यानी रूपक कारण। इसका आकार या डिजाइन क्या है? जवाब होगा 4 पैरों वाली सपाट सतह वाली मेज का रूप। तीसरा है एफिशिएंट कॉज यानी कारक कारण। इसे किसने बनाया? जवाब होगा बढ़ई ने हथौड़े और आरी से बनाया। और चौथा है फाइनल कॉज, जिसे उद्देश्य कारण कहा जाता है। इसमें वो बोलते हैं, इसका क्या मकसद है? उसका जवाब होगा खाना खाने या किताब रखने के लिए। यानी कोई भी वस्तु अगर समझनी है तो किससे बनी है, कैसी है, किसने बनाई और क्यों बनाई, ये चारों चीजें जानना जरूरी है। यही 4 कारण सिद्धांत है। उनका दूसरा दार्शनिक सिद्धांत है गोल्डन मीन यानी संतुलन का सिद्धांत। अरस्तु कहते हैं कि जीवन में अच्छाई हमेशा 2 चरम सीमाओं के बीच में होती है। कल्पना कीजिए, आप किसी खतरे का सामना कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज्यादा डर जाएं तो आप घबरा जाते हो, आप भाग जाते हो, छिप जाते हो, अपना काम छोड़ देते हो। यह डर की चरम सीमा है, जो बुरी बात है। दूसरी ओर, अगर आप बिल्कुल नहीं डरे, बस आगे बढ़ते जाएं बिना सोचे समझे, तो आप लापरवाह हो जाते हो। आप अपने को खतरे में डाल देते हो। यह लापरवाही की चरम सीमा है। यह भी बुरी बात है। लेकिन बीच में एक सुनहरा स्थान है, जहां आप डर को समझते हो लेकिन उसके आगे नहीं जाते। आप साहस दिखाते हैं लेकिन अपने बारे में भी सोचते हैं। यह साहस है और यह अच्छाई है। यही गोल्डन मीन का सिद्धांत है। उनका तीसरा दार्शनिक सिद्धांत है वर्च्यू एथिक्स यानी नैतिकता का चरित्र सिद्धांत। अरस्तु की नैतिकता का सबसे बड़ा विचार है वर्च्यू एथिक्स यानी चरित्र आधारित नैतिकता। यह विचार बहुत सरल है। अरस्तु कहते हैं कि एक अच्छा इंसान वह है जिसके पास अच्छे गुण होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, इसका अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ एक बार अच्छा काम करना है।
यह तो हर दिन हर बार अच्छा करना पड़ेगा, जब तक वह आपकी आदत न बन जाए। अरस्तु कहते हैं साहस, ईमानदारी, बुद्धिमानी, अनुशासन ये सब वर्च्यूज हैं, यानी नैतिक गुण। और जब ये गुण आपके चरित्र का हिस्सा बन जाएं, तो आप एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। उनका अगला दार्शनिक सिद्धांत है लॉजिक एंड सिलोजिज्म का सिद्धांत। अरस्तु के तर्कशास्त्र का सबसे मजेदार और आसान दर्शन है उनका सिलोजिज्म का सिद्धांत, यानी निष्कर्ष निकालने का तरीका। आइए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। सोचिए कि आप एक बात जानते हैं, जैसे सभी इंसान मरते हैं। यह एक सामान्य सत्य है। और आप जानते हैं कि शुक्रात भी इंसान है। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे, हाँ बिल्कुल सही, शुक्रात भी मरेंगे। यह वही तरीका है जिसे अरस्तु ने तर्कशास्त्र में बताया। इसे बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। अरस्तु ने इस तरीके से सोचने के नियम बनाए जिनसे हम फैसला कर सकते हैं कि कोई बात सही है या नहीं। उनका अंतिम दार्शनिक सिद्धांत है सोल थ्योरी, यानी आत्मा का विचार। दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार अरस्तु ने आत्मा को 3 अलग अलग स्तरों में बांटा है, जो जीवन के विभिन्न रूपों से जुड़े हैं। पहला है वेजिटेटिव सोल, जो पौधों में पाया जाता है। यह आत्मा पौधों को बढ़ने, पोषित होने और प्रजनन करने में मदद करता है। दूसरा है सेंसिटिव सोल, जो जानवरों में होता है। यह आत्मा उन्हें महसूस करने, चलने फिरने और अपनी इच्छाओं को महसूस करने में सक्षम बनाता है। तीसरा और सबसे उच्च है रेशनल सोल, जो केवल मनुष्य में पाया जाता है। यह आत्मा को सोचने, समझने, तर्क करने और ज्ञान अर्जित करने की क्षमता देता है। अरस्तु का यह विचार बताता है कि जीवित प्राणी जितने ज्यादा विकसित होते हैं, उनकी आत्मा भी उतनी ही जटिल होती है। पौधे तो सिर्फ जीवन के मूल काम कर पाते हैं, जानवर इंद्रियों से सीखते हैं और इंसान सोच समझकर नई चीजें बनाता है। यही आत्मा का स्तर है। दोस्तों, जितना महान अरस्तु का दर्शन था, उतनी ही दिलचस्प उनकी आलोचनाएं भी हैं, क्योंकि इतिहास में कोई भी महान विचारक सवालों से नहीं बच पाया, और अरस्तु भी नहीं। आइए अब देखते हैं किन बातों पर उन्हें लेकर विवाद हुआ। अरस्तु की आलोचना भी उनके महान योगदान के बीच एक दिलचस्प हिस्सा है। वो अपनी सोच में इतने प्रगतिशील थे कि आज भी उनके विचार पढ़े जाते हैं। लेकिन कुछ बातें आज के नजरिए से विवादित हैं। सबसे पहले अरस्तु ने महिलाओं को पुरुषों से कम महत्व दिया। उन्होंने माना कि महिलाओं में पुरुषों जितनी तार्किक क्षमता नहीं होती, इसलिए उनका समाज में स्थान सीमित होना चाहिए। यह विचार आज में पुराने और गलत लगते हैं। दूसरी बात, अरस्तु ने दासत्व को प्राकृतिक स्थिति माना। उनका मानना था कि कुछ लोग जन्मजात से ही दूसरों के अधीन होते हैं। आज यह सोच पूरी तरह अस्वीकार्य है, लेकिन तब इसे एक वास्तविक नजरिया माना जाता था। अरस्तु के कई वैज्ञानिक सिद्धांत बाद में गलत साबित हुए, क्योंकि विज्ञान ने नई खोजें की। फिर भी उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी खोज करने की प्रणाली, यानी सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन और रीजनिंग, जिन्होंने सोच और खोज के लिए एक ढांचा दिया। इसीलिए उनका नाम इतिहास में अमर है। दोस्तों, 322 ईसा पूर्व एथेंस के चॉल्किस में पेट की बीमारी से उनका निधन हो गया। वे सिर्फ 62 साल के थे, लेकिन उनकी मौत के साथ ही उनकी किताबें, विचार और लीसियम जिंदा हो उठे। उनके शिष्य थियोफ्रास्टस ने लीसियम को संभाला। सिकंदर के साम्राज्य ने अरस्तु के विचार एशिया, मिस्र तक फैला दिए। इस्लामिक स्वर्ण युग के सबसे महान दार्शनिक इब्न सीना और इब्न रुश्द उन्हें अपना गुरु मानते थे। उन्होंने उनकी किताबों पर टीकाएं लिखी। दोस्तों, इटालियन महान कवि दांते ने अरस्तु के लिए कहा था, द मास्टर ऑफ दोज हु नो, यानी ज्ञानियों के भी ज्ञानी, विद्वानों के स्वामी। और सच में यह केवल प्रशंसा नहीं थी, बल्कि एक सच्चाई थी। अरस्तु वह व्यक्ति थे जिन्होंने ज्ञान को सिर्फ सीखा नहीं, इससे व्यवस्थित किया, आकार दिया और आने वाली सदियों के लिए एक विरासत बना दी। दोस्तों,
अब जब हमने जाना कि कैसे अरस्तु की सोच ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया, तो आइए इस ज्ञान की यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह सफर दिलचस्प और ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे इतिहास और दार्शनिक कहानियों की एक नई और रोमांचक दुनिया लेकर। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।